गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसको हम डिटर्मिनेंट का यूज करके सॉल्व करेंगे। सो लेट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, लीनियर इक्वेशंस का मतलब हुआ वेरिएबल का पावर जो है 1 होना चाहिए। तो जैसे मैं 3 इक्वेशन ले लेता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। ये 3 लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। 10th क्लास में हम पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसको अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना हो तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 मल्टीप्लाइड बाय x y z विच इज इक्वल्स टू d1 d2 d3। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना, क्योंकि हमें जो लीनियर इक्वेशन गिवन थी उससे हमने एक मैट्रिक्स सिस्टम बना दिया। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स ए। सेकंड पार्ट जो है इसको हम कह रहे हैं मैट्रिक्स एक्स, और इक्वल में जो हमें मिल रहा है उसको हम कोई एक नोटेशन दे रहे हैं कैपिटल बी। अब ए इंटू एक्स करने पे बी आ रहा है। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो वापस से तुम्हें ये तीनों इक्वेशन ही मिल जाएगी। जैसे ए को अगर एक्स से मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करोगे? फर्स्ट कॉलम से। सो a1 मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ में, b1 मल्टीप्लाई होगा वाई के साथ, और c1 मल्टीप्लाई हो जाएगा जेड के साथ। तो तुम्हें फर्स्ट इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z लेफ्ट साइड का पार्ट मिल जाएगा। फिर दोनों साइड की मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो वही पार्ट किसके इक्वल होगा? d1 के इक्वल। तो तीनों इक्वेशन हमें वापस से मिल जाएगी। तो पहले हमें जो भी 3 लीनियर इक्वेशन या 2 लीनियर इक्वेशन गिवन हो, पहले हमें उन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है। हमें वहाँ से मैट्रिक्स ए निकालना है, मैट्रिक्स एक्स और मैट्रिक्स बी। तो एक्स वाई जेड वेरिएबल के अलावा जो भी पार्ट हो वो कांस्टेंट होगा, उसको पहले राइट साइड में भेजना है हमें। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, x माइनस 4y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो पहला हमारा काम क्या होगा? दोनों लीनियर इक्वेशन में कॉन्स्टेंट्स को जो है इक्वल टू के दूसरी साइड रखो। तो सेकेंड इक्वेशन को मुझे अभी चेंज करना पड़ेगा, x माइनस 4y इज इक्वल्स टू प्लस 2। तो ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन। तो सिस्टम हमारा क्या बन गया? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2। इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है तो x के कोफिशिएंट 2 एंड 1, y के कोफिशिएंट 3 एंड माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा एक कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई से, एंड विच इज इक्वल्स टू 5 2। अगर इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे वापस से तुम्हें यही दोनों इक्वेशन मिलेगी। मल्टीप्लाई करने पे देखो आएगा ये 2x प्लस 3y, यहाँ पे बनेगा x माइनस 4y एंड विच इज इक्वल्स टू 5 2 कॉलम मैट्रिक्स। अब क्या करोगे? इक्वल मैट्रिक्स है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखोगे। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट x माइनस 4y 2 के इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो हमें वापस से वही सिस्टम मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स ए होगा जो कि एक्स वाई के कोफिशिएंट से बना है। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट मैट्रिक्स ए, जो हमारा अननोन वेरिएबल्स है उसको हम मैट्रिक्स एक्स बोल रहे हैं, कॉलम मैट्रिक्स। एंड इक्वल टू के दूसरी तरफ जो हमारा मैट्रिक्स है वो है हमारा मैट्रिक्स बी। ठीक है, अब ए एक्स इक्वल्स टू बी, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व होगा। मैट्रिक्स सिंस ए एक्स इक्वल्स टू बी। अब यहाँ पे 2 केस पॉसिबल हैं। अगर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल है तब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अगर इन्वर्स पॉसिबल नहीं है तो कंडीशन क्या बनेगी? तो हम एक बार ये मान के चलते हैं कि मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल है,
उस केस में क्या करेंगे, इफ़ ए इनवर्स एग्जिस्ट, और ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स हमारी नॉन सिंगुलर है, केवल उसी कंडीशन में हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो जो हमारा इक्वेशन 1 है, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ ए इनवर्स ऑन लेफ्ट साइड, इक्वेशन 1 को लेफ्ट साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई ए एक्स विच इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्योंकि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, तो ये हमारा बन जाएगा ए इनवर्स इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स विच इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स इंटू ए हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, सो आई इंटू एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी and hence x is equals to a inverse of b। x का क्या मतलब हो गया, x के अंदर हमारे एलिमेंट्स आने वाले हैं, जैसे 3 वेरिएबल अगर हैं हमारे पास में, तो ये हमें मिलेगा x y z, और जब a इनवर्स को b के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ एलिमेंट मिलेंगे तुम्हें, कुछ भी 3 कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा। तो x का वैल्यू 5 के इक्वल हो जाएगा, y का वैल्यू -2 के इक्वल, z का वैल्यू 3 के इक्वल। इसको एग्जाम्पल से हम और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहले मैं एक एग्जाम्पल ही लेता हूँ। लेट x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 एंड 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना हो तो मैट्रिक्स फॉर्म x और y के कोफिशिएंट 1 2 3 -1 मल्टीप्लाई किससे रहेगा, कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई। इक्वल में क्या रखना है, जो कॉन्स्टेंट्स हैं दोनों इक्वेशन में 3 एंड 5, उसका कॉलम मैट्रिक्स। इसको हमने मैट्रिक्स ए नाम दिया, इसको एक्स, इसको बी, सो ए एक्स इक्वल्स टू बी। और यहाँ से हमें डायरेक्ट ही लिखना है एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। अब हमें ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए, बी का वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो ए इनवर्स का वैल्यू चाहिए, तो पहले मैट्रिक्स ए लिखो विच इज़ 1 2 3 -1। अब इस मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स चाहिए तो हमें एडजॉइंट की वैल्यू चाहिए होगी, डिटर्मिनेंट का वैल्यू चाहिए होगा। तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल लो, 1 इंटू -1 -3 इंटू 2, सो इट विल बी -1 -6 दैट इज -7। एडजॉइंट ऑफ ए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का तो आसान है, मैन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में एक्सचेंज करो और बाकी दोनों एलिमेंट्स का नेगेटिव साइन। तो ए इनवर्स की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इट मीन्स 1/-7 मल्टीप्लाइड बाय -1 -2 -3 एंड 1। अब मैं बाहर में जो नेगेटिव का साइन है उसको पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ अगर, तो -1 बन जाएगा +1, -2 का 2, -3 से 3 एंड 1 से हो जाएगा -1। सिंस x is equals to a inverse of b, so x का वैल्यू हमारा क्या था, कॉलम मैट्रिक्स विथ x एंड y। a इनवर्स का वैल्यू हमें मिल गया 1/7 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 -1 एंड मैट्रिक्स b हमें क्वेश्चन में गिवन है, कॉलम मैट्रिक्स विथ 3 एंड 5। अब मल्टीप्लाई कर लो, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है तो सो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 3 जा 3 + 2 5 जा 10। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9 -5। तो ये हमें मिलेगा 1/7 मल्टीप्लाइड बाई 13 एंड 4। अब 1/7 को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया 13/7, सेकंड एलिमेंट हो गया 4/7, और इक्वल में हमारा कौन सा मैट्रिक्स चल रहा है, मैट्रिक्स एक्स, जिसके एलिमेंट्स हैं एक्स एंड वाई। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अब इक्वल रखोगे, सो एक्स इज इक्वल्स टू 13/7 एंड वाई इज इक्वल्स टू 4/7। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
तो हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में, हमें मैट्रिक्स ए जो पहले हमने मैट्रिक्स सिस्टम में चेंज किया, लीनियर सिस्टम जो हमें गिवन था इक्वेशंस का, मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करने के बाद में हम उस मैट्रिक्स ए का करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट फाइंड किए। क्योंकि वो नॉन जीरो था तो हमें वहाँ से एक क्लू मिल गया कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करने वाला है। उसके बाद में हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला 2x2 की मैट्रिक्स के लिए, वहाँ से ए इन्वर्स का वैल्यू मिला। उसके बाद जो हमारा सॉल्यूशन होता है x=a इन्वर्स b, वहाँ पर वैल्यूज पुट की तो हमें मैट्रिक्स x मिली थी 13/7 एंड 4/7 कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखेंगे तो x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो हमेशा लीनियर सिस्टम ऐसे गिवन हो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ऐसा कंपल्सरी नहीं है। जैसे कि हम 10th में देखे थे, दो इक्वेशन गिवन होती थी, a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y। अच्छा, वहाँ केवल दो ही वेरिएबल होते थे हमारे पास में, तो ये होता था b2y यहाँ +c1 यहाँ पे +c2 = में 0। कंसिस्टेंट सिस्टम हम कब बोलते थे, या तो उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट कब होता था, जब नो सॉल्यूशन हो, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता हो। तो यूनिक सॉल्यूशन की वहाँ पे दो कंडीशन थी, a1/a2 ≠ b1/b2, और इनफाइनाइटली सॉल्यूशन की एक कंडीशन थी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। और नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन था a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। तो वैसे ही अगर मैट्रिक्स फॉर्म हमें गिवन है तब भी तीन कंडीशंस पॉसिबल हैं। हम तीनों को पढ़ेंगे, लेकिन हमारे सारे क्वेश्चन जो है मैक्सिमम क्वेश्चन यूनिक सॉल्यूशन के ऊपर ही बेस्ड है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो तो उसके रेस्पेक्ट में अलग से कोई क्वेश्चन नहीं है, वो हायर स्टडीज़ में क्रैमर रूल का यूज करके हम और उसका फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो फिलहाल कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम, नेक्स्ट टॉपिक कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम। अब हमें मान लो कि सिस्टम को हमने चेंज कर लिया, जो भी लीनियर सिस्टम गिवन था उसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लिया। अब हमारे पास में दो केस पॉसिबल है। फर्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इस कंडीशन में क्या होगा, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा एंड हैंस x = a इन्वर्स b एंड सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सेकेंड केस, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है 0 हो जाए, उस कंडीशन में ए इन्वर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में हमारे पास फिर से दो केस बनेंगे। फर्स्ट पार्ट, इफ एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ b इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो इस केस में हमें मिलेगा नो सॉल्यूशन। और यहीं पे सेकंड केस, इफ एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स b इज इक्वल्स टू 0, then the system will have infinitely many solutions. तो टोटल दो केस है हमारे पास। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन द सिस्टम विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। इफ इट इज हैविंग 0, then again we have two cases. First case is if adjoint of a into determinant of b is not equals to 0, then no solution will exist, and if adjoint of a into b is equals to 0, then infinitely many solutions will exist. अगर MCQ टाइप का पेपर होता तो यहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन फ़िलहाल हमारा यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, हमें केवल कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में बताना होगा।
तो इन केसेस में से कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। इसका मतलब हुआ चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, कंसिस्टेंट सिस्टम इसमें यूनिक सॉल्यूशन भी आएगा और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। मतलब इन दोनों केसेस में हमारा सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट रहेगा। और इनकंसिस्टेंट का मतलब जब सिस्टम का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, तो हमारे सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं, यूनिक सॉल्यूशन पे ही। लेकिन फिर भी हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो अगर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का ही पूछा है केवल तुम्हें, तब क्या करोगे। लेट x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 एंड 3x माइनस 3x प्लस वाई इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से हर बार मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करने के लिए पूरा वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी लिख भी सकते हो। मैट्रिक्स फॉर्म 1 -2 3 1 कैसे बन रहा है। एक्स वाई के कोफिशिएंट्स को हम लिखें यहाँ पे केवल मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स विथ एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू 4 and -1। तो ये मैट्रिक्स ए हो गया, एक्स बी। मैट्रिक्स ए जो है 1 -2 3 and 1, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। डिटर्मिनेंट विल बी 1 + 6 दैट इज 7, नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट केवल अगर इतना ही बताना हो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो उस केस में हमें ज़्यादा पूरा सॉल्व नहीं करने की ज़रूरत है। तो हम केवल इतना ही सॉल्व करेंगे, उससे हमारा काम बन जाएगा। नेक्स्ट देखो एग्जांपल, जैसे x + y इक्वल्स टू 2 दे दिया एंड अगेन x + y इक्वल्स टू 3 भी दे दिया। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये हमारा अगर 10th के मेथड से करें तो यहाँ हमें मिलेगा नो सॉल्यूशन, क्योंकि x + y इक्वल्स टू 2 और x + y इक्वल्स टू 3 दोनों जो है पैरेलल लाइन बन जाएगी। ये x + y इक्वल्स टू 2 का लाइन है, ये x + y इक्वल्स टू 3 का पैरेलल लाइन बन गया। तो दोनों कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसका मतलब दोनों का कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सिस्टम का हमारा कोई सॉल्यूशन यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो तो हमें यहीं से पता चल गया कि इनकंसिस्टेंट होने वाला है। मैट्रिक्स फॉर्म में करेंगे तो यहाँ से मैट्रिक्स ए जो तुम्हें मिलेगा वो होगा 1 1 1 1, और इसका जब डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो आएगा 0। अब डिटर्मिनेंट जब 0 हो तो फिर से हमारे पास केस तो 2 पॉसिबल है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी हो सकते थे और नो सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर सकता था। उस कंडीशन में हमें क्या चेक करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट तो आसान है 1 × 1 का, ये एडजॉइंट हो गया। इसको बी से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है। सो 1 2 = 2 -3 -2 + 3 दैट इज -1 and 1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। तो हमारे पास यहाँ पे कैसा था, इफ एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन नो सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट फॉर दैट सिस्टम। तो इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कैसा सिस्टम हुआ, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है।